Okay, good morning, everybody. Back to school now. I think the board and the background is the revealer. घर वाला बोर्ड तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसका बॉर्डर है और यहाँ का अलग है. So I think that you must have already understood, है ना? तो anyway, सत्यम is asking कि अब तक क्या हुआ, तो answer is that अब तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि आज स्कूल में सारा सेटअप करने में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट ही हुआ है ना? चलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आर्यन, खुशी, मनन, कार्तिक, मनन डंगवाल, Satyam. Karthik has asked the right question, that is, are you in school? The answer is obviously yes. I think the board is a giveaway. Ekta, Rohan Nijavan, Dhruv, Divyam. Divyam is saying आज तो कैमरा कुछ ज्यादा ही क्लियर है. Interesting. उस दिन स्कूल में वाईफाई का स्पीड थोड़ा कम था, मे बी आज बेटर है. It all depends on Wi-Fi. जय गोयल has asked कि इंटरनेट इश्यू सारे सॉल्व हो गए क्या? Well, I think that will come to know within this class itself. क्लास अगर सारा स्मूथ जाता है आज का, तो यानी इंटरनेट इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है, और अगर स्मूथ नहीं जाता है तो यानी सॉर्टेड आउट नहीं हुआ. That's what we can conclude, isn't it? अच्छा, दिव्यम says कि at last आपका क्लास लगा ही दिया. That could be an observation. सत्यम says कि यहाँ पे ना लाइट के वजह से इसके लाइट स्पॉट्स भी बनता है. Yeah, I know, but the only problem is that they cannot be, I think, removed, है ना? और should I just try once? देख लो अगर लाइट. स्कूल खुले हैं, क्या स्टेटस है? स्कूल मैंने सुना है कि वो खोल दिए इन्होंने, डीपीएस वालों ने खोला है अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस में. लेट्स सी. हमने भी कोशिश तो किया था एक राउंड, बट इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. बाकी आगे देखते हैं क्या होता है ना? चलो, एनीवे, वी वर डिस्कसिंग ऑन कम्युनिकेशन. तो हमने उस दिन एक इंपॉर्टेंट एजेंडा खत्म किए थे, दैट वाज अबाउट मॉड्यूलेशन. वी केम टू नो द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन. वी केम टू नो दैट मॉड्यूलेशन कैन बी ऑफ फ्यू टाइप्स. हम लोग के सिलेबस में मैथमेटिकल डिटेल्स तो खैर एक ही का है, एंड दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. बट अदरवाइज मॉड्यूलेशन पर से कैन बी वेरियस टाइप्स, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इन ब्रीफ, इजंट इट? जैसे सपोज मैं एक मॉड्यूलेशन का एक एग्जांपल देता हूँ. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना? जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि एक वो वेव है, कैरियर वेव, ठीक है? कैरियर वेव है सपोज इक्वल टू 5 sin pi, ठीक है? जो कि कैरियर वेव सपोज. और मान लो सिग्नल वेव is some kind of a square wave. Suppose is some kind of a square wave, which is a square wave. Now a square wave means like this. And so on. This is the real question. With amplitude, with A is equal to suppose 20, and time period is suppose equal to, just मैं question बना रहा हूँ all the time. ठीक है? What you have to draw is the modulated wave. Draw the modulated. That's what you have to draw. ठीक है? अच्छा, ये ना अभी रोहन आजाद से फिजिक्स क्वेश्चंस की जो लाइट स्पॉट्स है, ये सिर्फ 6 जगह पे क्यों बन रहा है? तो एक्चुअली पता क्या है ना, कि ये जो ट्यूबलाइट है ये वैसे तो एक्सटेंडेड है, दे आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. पता है, बट इंटरेस्टिंगली पता क्या है, ये जो वॉल है ना,
ये जो वॉल है इसके ठीक परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में ट्यूबलाइट है. So the light is coming almost like a point source या समझ लो एक सर्कुलर सोर्स. ठीक है ना. अब वहां से लाइट आया, यहाँ से ऐसे करके फिर कैमरे में जा रहा, लेकिन उतना चमक ये वाला लाइट का नहीं होगा कि कहीं और जा रहा हो, उतना चमक ये वाला लाइट का नहीं होगा कि कहीं और जा रहा हो. तो वो एक एक ट्यूबलाइट ऑलमोस्ट एक पॉइंट सोर्स बनती है ओरिएंटेशन की वजह से. तो देखो ये ट्यूबलाइट तो तुमको लाइन दिख रहा है, बट अगर यही ट्यूबलाइट ऐसे हो जाए तो देन इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ स्मॉल सर्कुलर सोर्स. तो वो सर्कुलर सोर्स के रिफ्लेक्शन जब कैमरा में जा रहा है तो वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है, और उसके जो अगल बगल वाले जो है दैट इज डिफ्यूज लाइट, दैट इज डिफ्यूज लाइट. तो देयरफॉर उन्हीं 6 जगह पे स्पॉट्स पड़ रहा है जितने ट्यूबलाइट. लेकिन अब 6 नहीं होगा, 3 होगा. अभी मैंने 3 ट्यूबलाइट्स ऑन रखा है, पीछे के ट्यूबलाइट्स, तो इसलिए उन्हीं तीनों की वजह से हो रहा है. ठीक है ना. सो दैट इज द स्टोरी. चलो खैर लेट्स कैरी ऑन. लेट्स सी इफ देयर इज some answer I mean today. ठीक है ना. Draw the output of the modulated wave. So like if somebody is interested in sending, you can do that. मेरे पास मोबाइल तो है. तो मे बी आई थिंक थोड़ा सा अटक रहा है. या मैं भी देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लैग तो हो रहा है. इवन आई एम सीइंग दैट. इनफैक्ट मेरे अपने ही लैपटॉप पे थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा है. अब बेटर हो. नेट का परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है अपन हो. स्कूल में इंटरनेट अभी भी उतना फाइन ट्यून नहीं हुआ. चलो खैर एनीवे नाउ लेट मी स्टार्ट ड्राइंग दी दिस थिंग. किसी ने अभी तक भेजा तो है नहीं, तो लाइक मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं. देखो पहली बात तो ये सिग्नल वाला, सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, 20 है. तो लाइक है ना, ये 20 हो गया. और टाइम पीरियड है 2 सेकंड. ठीक है ना. तो टाइम पीरियड 2 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड ऐसे, 1 सेकंड और ऐसे. ठीक है ना. तो दैट्स हाउ. और फिर 1 सेकंड ऐसे ही. तो ये अगर 1 सेकंड हुआ तो ये भी 1 सेकंड होगा ऐसे. आई थिंक एक साइकिल दिखा दिया बहुत है, बिकॉज लाइक दैट विल बी गुड एनफ. और उसके बाद आगे का हम तो बना ही सकते हैं. इसका आगे करते हैं एंड ऑल बाकी हो जाए. अब देखो क्या हुआ, जब हम लोग ऐसे ज्वाइन भी करते थे, जनरली हम लोग करते हैं. ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड, ये हो गया 3. और ये जो वेव है दैट इज अ कैरियर. ठीक है ना. ये जो कैरियर है, जो कैरियर वो है 5 sin 10 pi t. तो यानी ओमेगा हो गया 10 पाई. तो कैरियर का अगर हम देखते हैं तो ओमेगा हो गया 10 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई f. तो फ्रीक्वेंसी हो गया 5. तो यानी टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड्स, है ना. सॉरी 1/5 यानी टाइम पीरियड हो गया 1/5 ऑफ अ सेकंड. ये हो गया इसका टाइम पीरियड. देखिए फ्रीक्वेंसी हो गया 5. तो यानी 1 सेकंड में 5 वेव्स. तो 1 सेकंड में 5 वेव्स हो गए, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा 5. और यू नो ये हो गया तुम्हारा कैरियर वेव. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई 5 वेव्स बनाना है, तो लाइक ये वेव्स आते 5. So this is the carrier wave. अब वो थोड़ा सा
ड्राइंग के हिसाब से है, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बट एनीवे दिस इज द कैरियर। अब क्या होगा, कैरियर वेव और जो सिग्नल वेव है ये दोनों मिलेंगे, है ना, और फाइनल आउटपुट क्या आएगा? फाइनल आउटपुट के लिए मैं एक काम करता हूँ, फाइनल आउटपुट मैं बना देता हूँ, मेरे पास मार्कर अनफॉर्चुनेटली और है नहीं, ठीक है ना, फाइनल आउटपुट में बना देता हूँ डॉटेड। तो डॉटेड अगर बनाऊंगा तो कुछ ऐसे कर, ए, ओ, बी, 4, ये हो गया फाइनल आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेटेड वेव इज दिस डॉटेड वाला, और फिर ये आधे पे हुआ, फिर दूसरे आधे पे यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा कुछ ऐसे, एक, दो, तीन, 4, जो भी whatever, ये तो इमेजिनेशन के ऊपर है, ठीक है, मतलब हैंड ड्रॉ में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, बट आई थिंक नाउ यू कैन गेट द इफेक्ट of it। तो ये मॉड्यूलेटेड पार्ट का वेव हो, ये मॉड्यूलेटेड वेव है, और ये हो गया मॉड्यूलेटेड, तो दिस इज पार्ट ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, and this is also part of the modulated wave। यानी सिग्नल कौन सा है? सिग्नल ये वाला स्क्वायर वेव दिया हुआ, YM is a square wave according to this amplitude 20, time period 2 seconds दिया हुआ, और जो कैरियर वेव है वो है 5 sin 10 pi t, तो कैरियर वेव ये वाला हो गया, ये हो गया कैरियर, ये हो गया कैरियर, कैरियर तो और आगे भी जाएगा, ऐसे ही मैंने ड्रॉप कर दिया, जो भी है समझ जाओ, मतलब है ना। तो दिस इज द कैरियर पार्ट, ये हो गया कैरियर, ये हो गया सिग्नल वाला, ये हो गया सिग्नल। अब आई थिंक लेवलिंग काफी हो गया, असल में आ गया स्क्वायर वेव वाला सिग्नल हो गया, कैरियर वेव ये वाला हो गया, है ना, वो हैंड ऑन डिस्टॉर्टेशन हो गया, आई थिंक दैट मच यू कैन अंडरस्टैंड। और फिर आउटपुट फाइनली मॉड्यूलेटेड वेव ये वाला और ये वाला, दिस इज अ मॉड्यूलेटेड, तो ये होता है मॉड्यूलेशन का सेंस, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड पे मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही होगा, एक के एम्पलीट्यूड पे दूसरा आ जाएगा, एंड सो ऑन, सो द फाइनल आउटपुट विल बी एक्चुअली दिस, ठीक है ना। अच्छा, कैमरा फ्रेम से मत बाहर जाना, बहुत सारा डिस्टॉर्शन हो जाता आई अंडरस्टैंड, अब क्या करें, चलो एनीवे, सो दैट वाज अबाउट द फाइनल आउटपुट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फोकस करेंगे कुछ और चीज पे, एंड दैट इज द नेक्स्ट फोकस इज ऑन समथिंग एल्स। हम लोगों ने मॉड्यूलेशन वाला पार्ट कर लिया, मॉड्यूलेशन कैसे होता है, स्क्वायर लॉ डिवाइस वो कैसे काम करता है, उसके बारे में मैथमेटिक्स हमने कर लिया था लास्ट क्लास। आज हमने जस्ट सोचा कि थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि मॉड्यूलेटेड वेव होता कैसे है, देखने में कैसे होता है, या अगर कल को क्वेश्चन आता है तो हम कैसे मॉड्यूलेटेड वेव बनाएंगे, या अगर बने बना मिलता है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मॉड्यूलेटेड वेव। आई थिंक दिस एग्जांपल इज अ decently good example for you to understand. Rest of course as questions come you can interpret according. कुछ है नहीं, सुपरपोजिशन ही है और कोई खास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स कैरी ऑन। इसके बाद आता है व्हाट इज टॉपिक ऑफ हाइट ऑफ एंटीना। See, there are two aspects. Okay, Rohan Bhai has asked कि what is the time period of the modulated wave? बेटे modulated wave एक wave नहीं है, modulated wave is actually a summation of three waves। याद करके देखो, एक था ओमेगा सी, चलो मैं बता देता हूँ, एक था ओमेगा सी। मॉड्यूलेटेड वेव इज एक्चुअली अ थ्री वेव सेट, एक है ओमेगा सी, एक है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम,
और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये तो हो गया कैरियर, ये हो गया LSB, ये हो गया USB। आई होप यू रिमेंबर, LSB मतलब लोअर साइड बैंड, ये हो गया लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, और ये हो गया अपर साइड बैंड। So if you are asking me what is the frequency of the modulated wave, there is no answer. I would say that modulated wave is constituted by three waves, three different waves, each having its own frequency, and they are omega c, and frequency means angular frequency. Waves के terms में जनरली आजकल ओमेगा ही चलता है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा and omega c plus omega. So it's not one particular frequency, ठीक है ना, modulated wave, and therefore time period भी अपने आप निकाल लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर क्या लिया, देखो there are two aspects, one is length of an antenna. लेंथ ऑफ एंटेना अलग चीज है, लेंथ ऑफ एंटेना मतलब एंटेना कितना बड़ा चाहिए। अब जैसे मान लो मोबाइल के अंदर भी एंटेना होता है, मोबाइल के अंदर भी कहीं एम्बेडेड एंटेना होगा छोटा सा, तो दैट इज लेंथ ऑफ एंटेना। बट मान लो ये एंटेना है और मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूं, तो हाइट बदल रहा है, लेंथ नहीं बदल रहा है, लेंथ ऑफ एंटेना तो फिक्स हो गई। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो इसका हाइट बढ़ गया और इसका हाइट घट गया, लेकिन लेंथ ऑफ एंटेना क्या होगा ना, उतना ही रहेगा। देखो लेंथ ऑफ एंटेना इज व्हाट इज डिसाइडेड बाय, और अदर डिसाइड्स how much of wavelength of wave can you completely receive through that antenna. और हाइट का मामला अलग होता है। हाइट का मामला क्या होता है, देखो कि अगर मैं यहाँ पे एंटेना रखूंगा तो यहाँ पे उसका लाइन ऑफ साइट बने, अगर मैं हाइट ज्यादा करूंगा तो क्या होगा, टेंजेंट दूर तक जाएगा, यानी उसका लाइन ऑफ साइट और दूर तक होगा। So therefore higher an antenna is kept, more is the transmission region. इनफैक्ट मैं एक चीज बताता हूँ, जो लोग दिल्ली जाएंगे कभी चले जाना पीतमपुरा। दिल्ली के पीतमपुरा एरिया में 1970s में या शायद ऐसी कुछ टाइम पे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, 1970s में, समझ ना, उन्होंने एक टीवी टावर बनाया था। अब तुम लोग इसका क्या जरूरत है ना, देखो टीवी ट्रांसमिशन भी पहले ना उससे होता था, उस टावर के टिप से, एंटेना से, और वो सारा ट्रांसमिशन होता था। और हर एक के घर में देखना, पहले जमाने में, अभी तुम लोगों ने तो ये चीज देखा नहीं होगा, जब हम छोटे थे तो हर एक के घर में छत पे एक एंटेना लगाया जाता था और उस एंटेना से हम लोगों का टीवी चलता, समझो ना। अच्छा, उसके लिए क्या, एक रॉड होता था और रॉड के ऊपर, मतलब अगर ये घर है ना, तो पहले जमाने के घर देखोगे ना, पहले जमाने में देखना ऐसे ही मिलेगा, हर कल जितने भी घरों में टीवी है देखना ये मिलेगा। ये हर एक के घर में हुआ करता था। इनफैक्ट मेरे घर में भी अभी भी है। वो एक्चुअली क्या, उसका यूजेज खत्म हो गया और उसको कौन नीचे उतारेगा, हमने काफी मेहनत करके उसको लगाया था, तो अभी भी पड़ा है मेरे घर में। चलो मैं नेक्स्ट टाइम कभी घर जाऊंगा ना तो उसका फोटो डाल दूंगा। तो मतलब वो आई थिंक अब तो यूज नहीं होता, 25 साल पहले यूज होता जब हम छोटे थे, बट अब तो यूज नहीं होता, अब तो जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन हमने रखा था और हमें बड़ा परेशानी होता था, क्यों, क्योंकि हमारे उधर ना बंदर आते थे बहुत, और बंदर क्या करते थे, उनका गेम होता था, वो क्या करते थे, यहाँ पे बंदर होता था, ठीक है, और वो ना यहाँ पे दौड़ के जाते थे, छलांग लगा देते थे, चले जाते थे नेक्स्ट घर, छत में चले गए, तो उनके लिए वो गेम था। तो एक एक बंदर आता था, छलांग लगा के उस रॉड को ऐसे करता था और फिर चला जाता। तो 2-4 दिन में क्या, वो रॉड टूट गया, फिर से दोबारा लगा, फिर से दोबारा टूट गया। फिर हमने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या किया, वो जो घर में वो जो बाउंड्री वॉल में वो तार नहीं लगाते हैं कांटे वाला टाइप का, वो हमने फिर इसके साथ जोड़ दिया, देसी जुगाड़। तब जाके वो बंदर का अटैक बंद हुआ। लेकिन उससे एक चीज हुआ कि लाइक वो रॉड अभी भी पड़ा हुआ है, 20-25 साल से कोई यूज नहीं हुआ है, वो एंटेना भी अभी भी है और रॉड भी अभी भी है। नाउ यू माइट से वो एंटेना खराब नहीं हो गया, वो एंटेना ना एल्यूमिनियम का बनता था, तो एल्यूमिनियम पे तो जंग नहीं पकड़ता है, समझ ना। और रॉड हमने अच्छे क्वालिटी का स्टील का रॉड लगाया था, इसलिए वो रॉड आज भी है और एंटेना भी आज भी है। फनी थिंग है, बट एनीवे चलो कोई नहीं। तो ये जो हाइट ऑफ एंटेना होता है, ये डिसाइड करता है कि हम कितना दूर तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं, समझ ना। जैसे मैं अगर इसी का हाइट के वो डिस्कस करूं,
तो लेट अस से दिस द अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एंटीना बनाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ऑब्वियसली नो नीड टू से रेडियस ऑफ द अर्थ मान लो आर है, ऑब्वियसली इन दैट केस क्या होगा ना, ये जो हाइट ऑफ एंटीना है, ये जो हाइट ऑफ एंटीना है क्या हो गया, मान लो कैसे हो गया, तो ये तो आर हो गया, यहां से टेंजेंट बना दो, ये तो आर हुआ, ये क्या होगा, आर प्लस एच है या नहीं, लाइन ऑफ साइट। लाइटनिंग का रिस्क खुद नहीं होता था क्या, बिल्कुल रिस्क है, मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए हम लोगों के घर में बताया जाता था और हमारे उधर इंस्ट्रक्शन होता था, टीवी वाले भी बोलते थे, इज दैट जब बहुत ज्यादा बिजली कड़क रहा है ना, इन दैट केस टीवी का जो प्लग है उसको बाहर निकाल दे, और साथ में जो पीछे का केबल है उसको भी बाहर निकाल दे, सो दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर, यू आर वेरी राइट। और इसलिए जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कता था ना, हम लोग टीवी नहीं देखते थे, टीवी का जो पीछे का प्लग होता था जो कि एंटेना से कनेक्ट होता था उसको हम निकाल देते थे, क्योंकि नहीं तो कहीं कनेक्शन बन जाए और फिर वो कुछ हो जाए तो पता चला ब्लास्ट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई यू आर वेरी राइट। वेरल हैज आस्क्ड कि पेपर कब से है, पेपर तो आई थिंक 15 के बाद ही होगा, आई थिंक दिस व्हाट आई नो, है ना। चलो क्या, तो ये हो गया, ये लेट अस से दिस इज द डी डिस्टेंस, डी इज द रेंज ऑफ एंटेना, ठीक है, इट इज द रेंज ऑफ द एंटेना। तो ऐसे केस में देखो क्या हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है, सिंपल मैथमेटिक्स कहता है सिंपल मैथमेटिक्स कहता है कि आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं करता हूं आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2hr प्लस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, है ना, तो यानी डी बन गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2hr प्लस एच स्क्वायर, बट एज h इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर्ड टू r, देखो h कितना होता है मीटर में हो, 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर 15 मीटर 50 मीटर ऐसी हो, और r कितना है, r तो 6400, और वो भी क्या किलोमीटर, मीटर भी नहीं, यानी 6400 किलोमीटर, और कहां पे 60-70 मीटर 80 मीटर 40 मीटर, तो ऑब्वियसली उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, so therefore we can neglect this term, this term is neglected, that means d will become approximately equal to 2hr. This is what is called as the range of the antenna, range of the antenna, ठीक है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एंटीना है, लेट अस से क्वेश्चन, and that is let us say the antenna is 40 meter in height, if suppose if population density is suppose equal to 40 persons, ठीक है ना, per square kilometer, सपोज जहां पे एंटेना हमने लगाया या फिट किया वहां पे सपोज 40 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स का वो है 40 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का पॉपुलेशन डेंसिटी, फाइंड हाउ मेनी पीपल
can use this antenna? Find how many people can use this antenna. तो ये एंटेना कितने लोग यूज कर सकते हैं? अगर पॉपुलेशन डेंसिटी 40% per square kilometer है और let us say height is equal to 40 meters. ठीक है, go ahead. तो डेटा दिया हुआ है, हाइट ऑफ एंटेना इज 40 मीटर और रेडियस ऑफ द अर्थ तो तुमको लेना है 6400 किलोमीटर, दैट यू ऑलरेडी नो, है ना? रेडियस ऑफ द अर्थ है. And rest you can calculate and find out how many people can really use this antenna. हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? ये मैंने रखा है so that you can use it directly. चलो एक आंसर आ गया, दैट इज 90 पीपल. तो सबसे पहले काम करते हैं, एरिया निकालते हैं. तो एरिया क्या हो जाएगा? अब वो जो डी है, इफ आई टेक द एंटेना एट द सेंटर एंड दिस द डी एज द रेंज, तो वो पूरा एक सर्कल कवर कर सकता है ना? तो लाइक एरिया is equal to pi d square, where d is not the diameter, d is the radius. but किस वो radius को हमने d बोला, d is the distance है, वो जो ये वाला d है ना? तो अगर मान लो ये है और अगर मान लो ये एंटेना है, तो मे बी इसके अराउंड ऐसे करके जगह पे यूज कर दिस एंटेना. तो ये एरिया पे हम यूज कर सकते हैं ऐसे करके टाइप करके, जो कि दैट मच यू कैन विजुअलाइज. ठीक है ना? तो ये एरिया होगा. So this is what we are calling as here. The area is equal to pi d square, yani pi into 2hr. 2hr is equal to 2 into 3.14 into h 40 meters and r is 6400 kilometer. So into 6400 into 10 to the power 3. अब लेकिन ये तो किलोमीटर स्क्वायर में करना है मुझे, तो मैं इसको डिवाइड भी करूंगा 10 to the power 6. आई थिंक 10 to the power 6 होगा तो 10 to the power 3000 कैंसिल कर दूंगा. That is 64 into 4, 64 into 4 to the 8 into 3.14 kilometer square. So therefore number of people will be equal to per square kilometer 40 people, then equal to 40 into all these things. 64 to the power 6 to the power 3 to the power 9, then 512 है ना, into 512 into 3.14. So maybe I will just do the calculation quickly. Now Dhruv has asked कि एरिया को सॉलिड एंगल पे नहीं करना चाहिए. देखो बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन पता है वो किसके लिए होगा? फॉर सैटेलाइट. सैटेलाइट का अगर करना चाहते हो तब जाके तुमको सॉलिड एंगल वगैरह लेना पड़ेगा, उसको सरफेस से कैलकुलेट करना. आई एग्री, बट वेरी स्मॉल हाइट्स. सो दिस line and this line, are you getting it? सेंटर से लेके ये वाला लाइन और वो वाला लाइन, they are taken approximately as equal. तो हम लोग एक लगभग एक फ्लैट सरफेस एरिया ही कंसीडर करते हैं. व्हाट यू आर सेइंग यू आर राइट, बट वो पता है कब होगा? अगर मान लो ये अर्थ हुआ और यहाँ पे सैटेलाइट है, तो उसका लाइन ऑफ साइट किया जाए. अब जब एरिया निकालेंगे तो फिर ये वाला पूरा एरिया निकालना पड़ेगा. ये वाला ये हो गया फॉर अ सैटेलाइट. बट जो हम लोगों ने निकाला वो है छोटे मोटे एंटेना, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर. उसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है ना? तो जस्ट एक फटाफट कैलकुलेशन कर लेता हूं स्टिल, जस्ट इन केस.
वो 40,307. So what you are getting is this calculation is 64. कितने लोग आ रहे हैं? अब ये जो 0.2 है, इसका क्या करें? तो इसके पास बस इतना ही होता है. So only this part of the person can receive the signal. So that's the 0.2, and rest is 64,307 full people, and 0.2% means maybe the गर्दन वाला part, above part. ठीक है? So that's approximately the number of 64,307 people can use the antenna. So you can actually understand that one antenna is pretty useful. क्योंकि जो मैंने डेटा दिया that is pretty realistic. बल्कि मैं कहूँगा कि मैंने कम लिया population density. Population density अगर तुम एक दिल्ली जैसे जगह देखोगे तो ना भी हो तो कम से कम ज्यादा ही होगा. मतलब दिल्ली का तो मुझे नहीं पता, बट स्क्वायर किलोमीटर अगर देखोगे मतलब हजारों में होगा, not less than that. So I have taken a very nominal value. So I think so that's all. Okay. Dhruv says कि नहीं greatest integer ले लो, एक बंदे का गर्दन क्यों काट दिया? चलो क्या? Doesn't matter. तो यानी that is the approximate calculation. अच्छा इससे एक चीज और भी पता चलता है. इससे एक चीज और भी पता चलता है is that suppose I am allowed to use 3 antenna. Okay. 3 antenna of let's say height. अगर मेरे पास 3 एंटेना अवेलेबल है तो व्हाट इज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है क्या बोलते हैं सेंडर से. कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा सेंडर से और एंड होगा रिसीवर पे, मतलब रिसीवर पे. तो बोल रहे हैं कि अगर 3 एंटेना अवेलेबल है और अर्थ को अप्रोक्सीमेटली अगर फ्लैट ही मान ले, मतलब विद दिस कैलकुलेशन ऑफ कोर्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन पॉसिबल? दैट्स द क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर? Okay, Akshit has given the data for Delhi. For Delhi, it seems कि 382 people per square kilometer. मैंने तो सिर्फ 40 लिया, अब 382 है. बताओ, मतलब ये 9 गुना ज्यादा, 9.5 गुना ज्यादा है या नहीं? So therefore, what I have taken is a very reasonable value. So like what actually will be is almost 10 times. यानी ये जो 64,000 आया था, 64,000 के आसपास आ रहा था. The actual figure will be 6,40,000 के आसपास. Approximate. So you can have a feel. अच्छा अनिरुद्ध says कि वो तो 2011 का डेटा है. ओके, तो 2011 से लेके आज तक पॉपुलेशन डबल तो नहीं हुआ है, और आई एम श्योर 1.5 गुना तो हुआ होगा. चलो whatever. What is the range of communication? Range. यानी देखो what is meant by the question range of communication, कि एक सेंडर और एक लिसनर को मैक्सिमम कितने दूरी पे तुम रख सकते. एक सेंडर और एक लिसनर को मैक्सिमम कितना दूरी पे तुम रख सकते. ठीक है ना? दैट इज द क्वेश्चन. विद 3 एंटेना, 3 एंटेना है हमारे पास, एक 40 मीटर. ये before I tackle this question, let's also make a little generalized assessment. Generalized assessment is like this, that
अगर मान लो अर्थ है और अगर मान लो यहाँ पे एक एंटेना, तो लेट अस से दिस इज HT, तो इसका टेंजेंट यहाँ पे है और ये हो गया HR, रिसीविंग एंटेना। HT is suppose height of transmitting antenna and HR is equal to height of receiving antenna, something like that. तो ऐसे केस में maximum distance is what? So maximum separation of two antenna. So D max will be equal to under root of 2 HTR plus under root of 2 HR into HR means receiving antenna, ठीक है ना। तो यहाँ पे सत्यम ने ऑलरेडी आंसर दे दिया। जैसे इसकी 4D आएगा, मतलब D कैलकुलेट कर लो और 4 टाइम्स D, चलो ठीक है, दैट्स वन आंसर। अक्षित इसकी एक साथ पढ़ा है तो बस स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड नॉट रेंज। एक साथ मतलब दो एंटेना इकट्ठे लगा दो, ऐसे कौन करेगा? डबल खर्चा क्यों करेगा एक कंपनी? बताओ जरा। ओके, एंड सत्यम से इसकी 80√2। ओके, जय गॉल से इसके नहीं 6D होगा, मैंने 2 के लिए सॉल्व किया था। अच्छा 2 के, अच्छा चलो ठीक है। तो एक्चुअली देखो क्या होगा ना कि ये तो ऑब्वियस हो गया फिर अब कि अगर ऐसे करता हूं मैं तो एक एंटेना का कुछ रेंज होगा, फिर दूसरा एंटेना उसी को पिकअप करेगा, है ना। तो ये हो सकता है कि यूजर हो, मतलब सेंडर हो। तो एक का 2D, दूसरे का भी 2D और तीसरे का भी ऐसे ये सिग्नल पिकअप कर लेगा और ट्रांसमिट कर सकता। ये हो गया, यानी 2D and 2D, यानी maximum range या maximum distance will be what 6 times D. So therefore D max in this particular question, D max is equal to 6D is equal to 6 into, I hope you noted this down, हमें D max between two adjacent antenna। देखो हर एंटेना सेम हाइट का होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ट्रांसमिटिंग एंटेना अलग हाइट का है, रिसीविंग एंटेना अलग हाइट का है। तो हमने उस जनरलाइज सिचुएशन के लिए लिखा है द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द टू कैन बी दिस मैक्सिमम सेपरेशन, ठीक है ना, दैट्स ऑल। तो देखो द आंसर विल बी 6D इज इक्वल टू 6 into, और ये हो गया सेंटर और ये हो गया लास्ट का रिसीवर, तो इज इक्वल टू 6 into under root of 2 H वही 40 मीटर into R 6400 into 10 to the power 3, ठीक है। और अगर किलोमीटर में चाहते हो तो दैट केस डायरेक्टली आ जाएगा, किलोमीटर में अगर चाहते हो तो डायरेक्टली आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10⁻6 ऑलरेडी है तो उसको बाहर निकाल देता हूं, यानी हो जाएगा इनटू इतना मीटर में, तो इज इक्वल टू 2 to the power 6789 2 to the power 9 ये किलोमीटर है। तो 2 to the power 4 बाहर आ जाएगा, 2 to the power 4 मतलब हो गया 16 60 से 96 किलोमीटर is the maximum separation between the sender and the receiver। कितना मैक्सिमम हो सकता है? सत्यम दास की एंटेना के बीच का डिस्टेंस D नहीं होगा, नहीं, हम पता क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो सिग्नल है ना वो बस यहाँ पे टेंजेंट हो जाए, तो टेंजेंट होगा तो वहां तक पहुंच जाए, मतलब सी टेंजेंट मतलब जस्ट अ लिटिल लेस देन द टेंजेंट इज व्हाट आई एम लुकिंग, समझे ना, टेंजेंट मींस जस्ट अ लिटिल लेस देन द टेंजेंट।
ओ आजकल तो छींकते लोग जो है अलर्टेड हो जाते हैं। ये भी हो गया एक्चुअली दिस इज बट फ्रॉम दिस एंटेना फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंटेना अगर मान लो डी पे भी अगर जस्ट पहुंच जाए सिग्नल तो टेंजेंशियली दूसरे तक पहुंच जाएगा यहाँ तक तो देयरफॉर दिस विल बी अनदर आई थिंक इट्स ओके 6D इज फाइन हमें और एकदम यहाँ से शुरू करो ये एंटेना तक पहुंच गया और फिर ये टेंजेंट और फिर यहाँ पे भी टेंजेंट ये सारे टेंजेंशियल है एक दूसरे के साथ और क्योंकि हाइट बहुत कम है तो देयरफॉर वी कैन सिंपली ऐड देम and don't need to take that angle and all those things itna nahi because the distance are too smaller 96 root 2 kilometer is hardly a distance on the earth I mean earth का तो circumference है 2 pi r अब r हो गया 6400 किलोमीटर 2 pi 6 से मल्टीप्लाई कर like that's like you can imagine how much it is है ना तो 6 तो 36 मतलब almost 40,000 किलोमीटर का रेडियस 40,000 किलोमीटर रेडियस में कहा 96 रूट 2 को ज्यादा डिस्टेंस आई थिंक वी कैन टेक इट एज अप्रॉक्सिमेट ठीक है ना Akshit has also asked the same thing that aren't we supposed to apply this solid angle बेटा देखो सॉलिड एंगल तो एरिया के लिए हो गया हमने तो डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस के लिए तो सॉलिड एंगल होना इन एनी केस भी नहीं हो सकता है हाँ एंगल का चांस है अब जैसे मान लो हमने बोला 3 एंटेना अब अगर 3 के जगह तुम 300 एंटेना कर दो तब प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि तब ना ये तो डी 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 हो जाएगा लेकिन ये जो पूरा लेंथ होगा ना ये सरकमफरेंस होगा अब उसको तुम कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है समझे ना तो अगर 300 एंटेना होगा तो इन दैट केस वो कर्व थोड़ा सा अर्थ का ठीक ठाक हिस्सा कवर करे अर्थ का ठीक ठाक हिस्सा कवर करे है ना तो देन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग देन व्हाट डू यू डू टू कैलकुलेट एंड ऑल दैट्स अ डिफरेंट मैटर बट 2-3 एंटेना तो लाइक हार्डली डिस्टेंस है सरफेस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में these distances are too less to be of great consideration ठीक है ना that's all you're asking about density हाँ density में भी वही है कि the area is too small and therefore वो जो आ रहा है ना वो हम लोग almost flat area लेके चल रहे वो जो एरिया आ रहा है that we are considered as almost flat ये जो तुम लोग बार बार रेस करो ना सॉलिड एंगल ये पता है कब होगा जब हम सैटेलाइट पे जाएंगे जब हम सैटेलाइट पे जाएंगे तब हमें सॉलिड एंगल लेना चाहिए क्यों क्योंकि अगर तुम सरफेस एरिया लेते हो तो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं तो जैसे मान लो सपोज मैं कहता हूं कि सैटेलाइट है जो कि सपोज आर हाइट पर एंड लेट्स से पॉपुलेशन डेंसिटी इज p सपोज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज p तो r हाइट ऊपर है एंड दिस इज द जिसका रेडियस r है और उतना ही हाइट ऊपर सपोज सैटेलाइट लेट अस से p इज द पॉपुलेशन डेंसिटी सपोज p is the population density अब बताओ how many people can use the satellite now tell me how many people can use this satellite how many people can use this satellite अब इसको कर लो this will require a little bit of this thing क्यों कि अब जो डिस्टेंस है वो ठीक ठाक अमाउंट का होगा अब हम इसको फ्लैट सरफेस एरिया नहीं ले पाएंगे हमें वो कर्व वाला पूरा कैलकुलेट करना आई थिंक दैट यू मस्ट हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड तो गो अहेड अब अगर इसको थीटा लेते हो तो क्या है साइन थीटा this 30 degree and therefore this will be 60
मैं देख रहा हूँ कि ना कभी कभी बीच में अटक रहा है। चलो ध्रुव यू आर सेइंग अबाउट v मतलब p से कहना चाह रहा हूँ, p इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाउ मेनी पीपल कैन, मतलब ऑफ कोर्स मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज गिवन इन द डेटा इज एन एवरेज काइंड ऑफ डेंसिटी, बिकॉज़ वो तो हर जगह अलग होगा, बीच में समुद्र होगा तो कहां से लोग आ जाएंगे, लेकिन एक एवरेज काइंड ऑफ डेंसिटी मान के चलो तो देन आई थिंक दैट वुड बी द वे टू लुक एट। तो इसका सॉलिड एंगल क्या होता है? लेट्स से अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मान लो ये एंगल थीटा है, है ना? तो इसका सॉलिड एंगल क्या होगा? इसका सॉलिड एंगल कितना होगा? हाँ बिल्कुल सही, जय गोयल ने करेक्ट आंसर दिया और भी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। सुयशा, everybody is now giving the correct answer. That's right. यानी equal to 2 pi into 1 minus cos. That is the solid angle. तो हमें भी इसी का solid angle चाहिए, तो उससे क्या होगा, एरिया डायरेक्टली निकाल सकते। जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल क्या होगा? तो द सॉलिड एंगल विल बी इन दिस केस इक्वल टू, इन दिस केस इक्वल टू 2 pi into 1 minus r, तो हाफ यानी क्या हो गया, पाई हो गया सॉलिड एंगल, तो पूरा सॉलिड एंगल तो 4 पाई है, so therefore area will be 1/4 of surface area of, क्यों? क्योंकि सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, एक पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई, और हमारे रेलिवेंट जो सॉलिड एंगल होता है 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्ड, तो ये वाला, ये वाला जो सॉलिड एंगल है, यानी दिस पार्ट, यही वाला पार्टनर रिसीव कर पाएंगे सैटेलाइट का सिग्नल, तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया तो पता ही है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, so therefore number of people will be p into 4 pi r square, होता है उसका 1/4, तो यानी पाई आर स्क्वायर, p into pi r square, yeah. So the number of people who can use it will be equal to p into pi r square। अब हमें सॉलिड एंगल निकालना था, अब हम सिर्फ डिस्टेंस से नहीं निकाल सकते, अभी अगर डिस्टेंस देखोगे ये डिस्टेंस तो कुछ और ही है, इससे कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो t तो आएगा √3r बस, बट इस डिस्टेंस से हम लोग कोई कैलकुलेशन रेलेवेंट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? हम रेलेवेंट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो दैट्स हाउ इट इज। Rohan says कि 2 pi r square into 1 minus sin theta is the area covered। सर वो ऊपर वाले फिगर के लिए कह रहा था, थीटा वो वाला एंगल ऊपर जो फिगर पे, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फिर भी sin थीटा फिर भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, वो cos थीटा को तुमने ये वाला बना दिया, ठीक है मैंने बाद में थीटा इसको किया, चलो एक काम करो, इसको फाई कर लो, कोई बात नहीं, समझ, तो फाई तो यानी cos फाई हो गया, तो इन दिस केस फाई इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है समझ गए, वो भी चलेगा, आई मीन cos 60 इज लाइक sin 30 डिग्री, चलेगा, नो इशू, ठीक है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ पीपल हु कैन गेट इज p into pi r square। आई होप नाउ यू गॉट द कोरिलेशन कि कब हमें सॉलिड एंगल का जरूरत पड़ रहा है, और जब छोटे छोटे एंटेना होता है 40 50 60 मीटर 80 मीटर हाइट वाला, तो उस केस में हमें कोई सॉलिड एंगल का जरूरत नहीं है, हम उसको एक फ्लैट एरिया लेके ही अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो एनीवे, सो दैट वाज अबाउट योर एंटेना रिलेटेड डिस्कशन एंड अदर स्टफ।
That is a good discussion. इसके बाद आता है last part, and that is how do we really communicate by using different types of waves. So different types of waves. Used for communication. Number one is ground wave. ग्राउंड वेव्स का मतलब क्या होता है? जो लोकल कॉल होता है, जो लोकल कॉल होता है या इवन रिपीटर यूज करके जो आसपास के कॉल होता है, जिसका रेंज होगा मान लो 100 200 300 किलोमीटर, है ना? तो वो जो कॉल होता है वो हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड वेव्स. दीज आर लो फ्रीक्वेंसी वेव्स. हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमें दूर तो भेजना नहीं है. हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई एनर्जी वेव्स होता है. तो जितना दूर भेजना होगा तुमको, उतने हाई एनर्जी वेव्स तुमको चाहिए होगा. तो खैर हमें तो ज्यादा दूर नहीं करना है, तो लोकल कॉल वगैरह अगर करना है, in that case जो method of communication होता है, that is ground waves. These are, as I said, low frequency waves. Low frequency. In the range of 5 to 15 megahertz. मैं मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना. मैं टीवी कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफएम रेडियो कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोबाइल कम्युनिकेशन की मेनली बात कर रहा हूँ. ठीक है? तो मोटा मोटा जो है इसी रेंज में कम्युनिकेशन में जाता है. ग्राउंड वेव्स में क्या होता है? एक टावर और एक मोबाइल से. तो दैट्स हाउ द ट्रांसमिशन इज. दैट्स लाइक अ लोकल कॉल एज आई सेड. तो ये सब जो है 5 मेगाहर्ट्ज से ही इसका 5 10 15 इसी रेंज में हमारा काम चल जाता है. ठीक है? इसके बाद आता है what is called as sky waves. Number 2 is sky waves. अगर उससे दूर कम्युनिकेट करना है, मान लो यहां से मुझे बात करना है सपोज हैदराबाद, now that's pretty far. तो क्या इससे ग्राउंड वेव नहीं हो सकता है? हो सकता है, मना नहीं कर रहा, पर पता है उसका तरीका क्या होगा? हर 10-20 किलोमीटर बाद तुमको एक रिपीटर यूज करना पड़ेगा. अब बताओ यहाँ से हैदराबाद का मतलब 1,500 किलोमीटर पर, आई थिंक शायद 1800 किलोमीटर है. अब अगर यहाँ से हैदराबाद अगर मान लो 1800 किलोमीटर है और अगर हर 10 किलोमीटर में तुमको एक एंटेना लगाना पड़ेगा, टावर लगाना पड़ेगा इस तरीके का, यानी 180 तो टावर ही चाहिए, है या नहीं? 180 टावर चाहिए. इनफैक्ट इससे ज्यादा ही चाहिए होगा, मैं तो कम बता रहा हूँ. ऊपर से प्रॉब्लम समझो, बीच में तो ऐसे भी एरिया है मध्य प्रदेश वगैरह में जहाँ पे पता चला 300 किलोमीटर तक तो जंगल ही जंगल है. और वो जंगल के अंदर टावर कैसे लगाओगे और उसको मेंटेन कैसे कराओगे? बीच में पहाड़ियां भी है कई सारे, तो बताओ वो कैसे बीच में मेंटेन करोगे फिर? तो देयर आर लॉट ऑफ हेडेक्स है. इसलिए ऐसे नहीं किया जाता है कि इसी को रिपीट करते 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 आगे ले जाओ, ऐसे करते नहीं. क्यों? बिकॉज़ दैट विल बी टू प्रोहिबिटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. तो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज स्काई वेव्स. स्काई वेव में क्या होता है? दिस इज आयोनोस्फीयर लेयर. दिस इज द आयोनोस्फीयर लेयर. तो क्या किया जाता है? जहां पे ट्रांसमिशन होता है उस एंटेना से उसको भेज देते हैं ऊपर. ये जो आयोनोस्फीयर लेयर है ये एक मिरर के तरह काम करता है. दैट लेयर रिफ्लेक्ट्स बैक these waves. So therefore we are able to communicate. यानी यहाँ पे टावर है, तो ये पूरा यहाँ पे भेज देते और यहाँ पे टावर है. तो अगर फ्यू 100 किलोमीटर्स है, जैसे मान लो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर है ना, या इवन 2500 किलोमीटर, वहां पे मुझे एग्जैक्ट पूरा रेंज तो याद नहीं, बट आई थिंक ऐसे कुछ 2500-3000 किलोमीटर तक वहां तक जो है स्काई वेव से तुम काम चला सकते. स्काई वेव से काम चला सकते. So these waves get reflected in the ionosphere. So waves reflect at the (30-35 megahertz).
तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 35 मेगाहर्ट्ज। इसमें क्या होता है, तो भेजते हैं ऊपर, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो एक ट्रांसमीटर हो गया, एक रिसीवर हो गया। तो दिस इज द ट्रांसमीटर एंड दिस इज द रिसीवर। इस केस कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होगा तब तो दोनों तरफ होगा, फिर तो इधर से भी आएगा और इधर से भी जाएगा, तो दोनों तरफ होगा, मतलब कम्युनिकेशन हम ऑन हो। दैट इज स्काई वेव्स। वीडियो फ्रीज हो गया, ये बीच में हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। लास्टली अबाउट स्पेस वेव्स। लास्टली अबाउट स्पेस वेव्स। स्पेस वेव्स में क्या होता है देखो, कि पूरा स्पेस तक जाएगा, यानी आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो दीज आर लाइक ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज। These are greater than 40 मेगाहर्ट्ज। तो इसे क्या अर्थ हुआ, आयनोस्फीयर लेयर है मान लो, तो मान लो यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है और यहाँ पे एक सैटेलाइट, तो क्या करेंगे, यहां से पूरा यहां तक जाएगा और मान लो यहाँ पे टावर और पूरा this is how transmission takes. Now you might say कि ये क्या होगा, ये तो पेनिट्रेट कर गया। Now these are very high frequency waves which manage to penetrate the ionosphere. ठीक है, which manage to penetrate the ionosphere. That's how. ठीक है ना? चलो ठीक है, so like these are the various aspects of communication. We have more or less come to an end of the chapter. What you have to now do is just read the book once. वैसे तो ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, ये जो चैप्टर ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ एज आई सेड, क्योंकि कम्युनिकेशन चैप्टर कंपटीशन में अभी भी आ रहा है, मतलब लास्ट टाइम तक आया है, इस वाले मेंस तक आया है। एडवांस में ये चैप्टर नहीं है, मेंस में अगर आया तो सिर्फ मेंस में ही आ सकता है, इवन सीबीएसई में भी नहीं। और एक छोटा सा चांस ये भी है कि हो सकता है इस बार मेंस में जब सिलेबस आएगा ना, डिक्लेरेशन में ये सिलेबस है, तो हो सकता है ये हट भी जाए, क्या पता, यू नेवर नो। बट देन अगर नहीं हटता है और अगर पिछले साल का सिलेबस को कॉपी पेस्ट करते हैं मेंस के लिए, तो इन दैट केस ये चैप्टर का रेलेवेंस है, अदरवाइज तो इट वाज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज एंड डिस्कशन, है ना। और अदरवाइज इट डजंट हैव एनी रिक्वायरमेंट इन एनी एग्जाम पर्सन, जो एक अकेला एग्जाम के लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को किया वो है मेंस, और अगर उसमें ही नहीं आता है तो फिर ठीक है, इट्स ओके। ठीक है ना। चलो, यू आर आस्किंग और सेइंग? नहीं, सिलेबस आ चुका ये बता रहे हो या पूछ? कार्तिक has asked कि सिलेबस फिनिश? नहीं, सिलेबस तो फिनिश नहीं हुआ है अभी, एक तो ईएम वेव्स वाला चैप्टर बचता है, ठीक है ना, और ऐसे छोटे मोटे चीजें, एक दो चीजें रहता है which will cover up and that would wind up the syllabus, ठीक है ना। अच्छा पूछ रहे हो, नहीं अभी तो नहीं आया होगा फिर। अक्षित से अब आपकी क्लास क्या परसों होगा? That even I don't know. जब लगाते हैं देख लेंगे, कोई दिक्कत है ना, तो we'll see that. चलो ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय आज के लिए। चलो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Anirudh says ki could you send a pamphlet or this thing stating what chapter comes in what paper? Okay. Chalo, I think it's a very easy thing to do.
मे बी नेक्स्ट क्लास बता देना, मैं बस 3-4 चैप्टर का ही नाम लेना है, मैं अगले दिन बता दूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एंड हैव अ गुड